की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज और मैं एनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। आज एक अहम मौजू पर बात होने वाली है। एक अहम मौजू जो घर घर में इस वक्त जो है उसको सुना जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, उस पर बात हो रही है, वो ये कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो कश्मीर से लोग जाते हैं शाल बेचने के लिए, उन पे हमले होते हैं। अगरचे इस बारे में वज़ारत दाखिला की तरफ से तमाम रियासतों को ये अहकामात सादिर कर दिए गए हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो कश्मीर से शाल बेचने के लिए मुख्तलिफ मज़दूर लोग उनकी रियासतों में हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और किसी को भी इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो किसी कश्मीरी को तंग करे। लेकिन मैं आज सीधा सवाल पूछूंगा, क्या कश्मीरी होना जुर्म बन गया? शाल बेचना कब से मुल्क दुश्मनी हो गई? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी शाल फरोशों पर हमले हो रहे हैं और हम जानते हैं कि इस बारे में कई सियासतदानों के बयानात सामने आए हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या रोजगार के लिए निकलने वाला कश्मीरी महफूज नहीं? क्या इसकी शिनाख्त ही इसका कसूर है? ये आम वाक़ात नहीं, ये सोच है, नफरत की सोच, डराने की सोच, भगाने की सोच। और आज मैं साफ कहना चाहता हूं, ये हमले हादसा नहीं, वार्निंग है। वार्निंग इस मुल्क के ज़मीर के लिए, वार्निंग इस निज़ाम के लिए और वार्निंग उन लोगों के लिए जो खुद नफरत पर खामोशी तमाशाई बने बैठे हैं। आज सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, आज सवाल ये है कि इस नफरत को फैलाने की इजाज़त किसने दी। आज इसी सिलसिले में जो है फारूक अब्दुल्ला ने भी बात की है। फारूक अब्दुल्ला ने भी आज कुछ सवाल उठाए। आज मुल्क के ज़मीर को झंझोड़ने वाला बयान सामने आया। आज साबिक वज़ीर आला, एक बुजुर्ग सियासतदान, एक कश्मीरी आवाज़ फारूक अब्दुल्ला सीधा, दो टोक और बेलाग सवाल उठा रहे हैं। कश्मीरी शाल फरोशों पर हमले आखिर क्यों? क्या रोजगार के लिए निकलने वाला कश्मीरी ताजिर अब महफूज नहीं? क्या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शिनाख्त एक जुर्म बन चुकी है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ये हमले महज वाक़ात नहीं, ये हिटलर जैसी सोच का नतीजा है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये हिटलर जैसी सोच का नतीजा है, ये नाजी तर्ज की ज़हीनियत है जो नफरत को नजरिया बनाकर मुसल्लत की जा रही है। और मैं पूछता हूं, कौन है जो इस नफरत को हवा दे रहा है? किसको फायदा मिल रहा है कश्मीरी ताजिरों को डराने से? क्या यह मुल्क भाईचारे के उसूल पर नहीं बना? फारूक अब्दुल्ला खबरदार करते हैं पूरे मुल्क को। आज पूरे मुल्क के लिए आज फारूक अब्दुल्ला की मैसेज है कि यह नाजी जैसी सोच, नफरत वाली सोच, नफरत को हवा देना, यह सोच खतरनाक है। यह सोच खतरनाक है। यह सिर्फ कश्मीरियों को नहीं, पूरे मुल्क के लिए समाजी और माशी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। कश्मीरी शाल फरोश मजदूरी नहीं, इज्जत के साथ तिजारत करते हैं, वो हुनर बेचते हैं, नफरत नहीं। फिर क्यों बार बार इन्हें निशाना बनाया जा रहा है? और एक और अहम बात फारूक अब्दुल्ला याद दिलाते हैं। फारूक अब्दुल्ला याद दिलाते हैं पूरे मुल्क को आज कि नाजियत मिट चुकी है और यह नफरत भी मिटेगी, क्योंकि नफरत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। कश्मीर की बात हो तो सियासत, रोजगार, ज़राअत सब जुड़े हैं। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि अच्छी बर्फबारी की वजह से सयाहत चलेगी। लेकिन जो पैगाम, जो खास पैगाम, जो अहम पैगाम आज फारूक अब्दुल्ला ने पूरे मुल्क को दे दिया है, पूरे मुल्क को जो पैगाम फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया है वो ये है कि जो नफरत की हवा भड़काने वाले लोग हैं, जो कश्मीरियों पे हमला करवाने वाले लोग हैं और इन हालात से फायदा उठाने वाले लोग हैं, वही मुल्क के दुश्मन है। वही मुल्क के दुश्मन है। वही मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं और खामोशी से इसका फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आज दो टोक अल्फाज में पूरे मुल्क को एक अहम पैगाम दिया कश्मीर की सरजमीन से। उस कश्मीर की सरजमीन से जिसके बारे में 1947 में गांधी जी ने कहा था कि मुझे उम्मीद की किरण इसी कश्मीर की सरजमीन से नजर आती है। वो कश्मीर जिसने हमेशा भाईचारे का झंडा अपने हाथ में रखा।
वही कश्मीर जिसने हमेशा सच बोला, वही कश्मीर जिसने दहशतगर्दी में भी मुल्क का तिरंगा सबसे ऊंचा रखा। और आज फारूक अब्दुल्ला ने पूरे मुल्क को समझाया है, बताया है और यह पैगाम दिया है कि यह नफरत मुल्क को कमजोर करने की साजिश है। यह नफरत उन लोगों की चालें हैं जो मुल्क में भाईचारे से खुश नहीं। आज मुल्क के ज़मीर को झंझोड़ने देने वाला बयान फारूक अब्दुल्ला का सामने आया। फारूक अब्दुल्ला जो कि एक बुजुर्ग सियासतदान है और कश्मीर की आवाज है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सीधे कहा, दो टोक अल्फाज में कहा और बेलाग सवाल उठाकर कहा, कश्मीरी शाल फरोशों पर हमला आखिर क्यों हो रहा है? क्या रोजगार के लिए निकलने वाला कश्मीरी ताजिर अब महफूज नहीं अपने ही मुल्क में? क्या कश्मीरी अपने ही मुल्क में महफूज नहीं? क्या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शिनाख्त एक जुर्म बन चुकी है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ये हमले महज वाक़ात नहीं, ये हिटलर जैसी सोच का नतीजा है। ये नाजी तर्ज की ज़हीनियत है जो नफरत को नजरिया बनाकर मुसल्लत की जा रही है। और मैं पूछता हूं, कौन है जो इस नफरत को हवा दे रहा है? किसको फायदा हो रहा है कश्मीरी ताजरों को डराने से? क्या यह मुल्क भाईचारे के उसूल पर नहीं बना? और इसीलिए आज फारूक अब्दुल्ला ने पूरे कौम को खबरदार कर दिया, पूरे मुल्क को खबरदार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला खबरदार करते हुए कहते हैं कि यह नफरत वाली सोच बहुत खतरनाक है। यह सिर्फ कश्मीरियों को नहीं, पूरे मुल्क के सियासी और माशी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। कश्मीरी शाल फरोश मजदूरी नहीं, इज्जत के साथ तिजारत करते हैं। वो हुनर बेचने जाते हैं, नफरत खरीदने नहीं और ना ही नफरत बेचने जाते हैं। फिर क्यों बार बार इन्हें निशाना बनाया जा रहा है? और एक और अहम बात, फारूक अब्दुल्ला हम सबको याद दिलाते हैं, पूरे मुल्क को याद दिलाते हैं कि नाजियत मिट चुकी है, हिटलर की सोच मिट चुकी है, दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और अब यह नफरत भी मिटेगी, क्योंकि नफरत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। नफरत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। आज फारूक अब्दुल्ला ने दो टोक अल्फाज में पूरे मुल्क को यह पैगाम दिया और बता दिया कि कश्मीर 1947 में भी मोहब्बत के साथ था, प्यार के साथ था, आज भी है। आप उठाकर देख लीजिए पहलगाम हमले को, टेरर अटैक को। वो कश्मीर में नहीं किया, वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने किया। जो भी यहां पे दहशतगर्दी के हमले हुए वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने किया, कश्मीर में नहीं किया। लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में ये पाकिस्तानी लोग कौन हैं? मुल्क के दीगर हिस्सों में ये पाकिस्तानी लोग कौन हैं जो हिंदुस्तान के शहरियों पर हमले करते हैं, कश्मीरी शाल फरोशों पर हमला करते हैं? क्या पाकिस्तान उन्हें फंड करता है? क्या वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द हैं? क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा 1990 से पाकिस्तान ने जब कश्मीर में दहशतगर्द भेजे तो बता दिया उनको कि नफरत फैलानी है, मकान जलाने हैं, सरकारी इमारत जलाने हैं। दहशतगर्दों को कहां गया? और अब ऐन मुमकिन है पाकिस्तान मुल्क के दूसरे रियासतों में अपने दहशतगर्दों को तैयार कर रहा है नफरत फैलाने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए, यहां के भाईचारे को तार तार करवाने के लिए। कश्मीरी शाल फरोशों पर हमले हिटलर जैसी सोच का नतीजा, फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कहा। फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शाल फरोशों पर होने वाले हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़ात के पीछे हिटलर जैसी सोच और नाजी तर्ज की ज़हीनियत कार फरमा है जो मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत की जा रही है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुब में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कुछ अनासर के मकासद निहायत खतरनाक हैं और वो नफरत पर मबनी नजरिया को फरोग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नाजियत दुनिया से मिट चुकी हैं और इन्हें उम्मीद है कि ऐसी इंतहा पसंद सोच यहां भी खत्म हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी ताजर खासतौर पर शाल फरोश रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं और बार बार इन्हें निशाना बनाया जाना नफरत और खौफ फैलाने की कोशिश है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीरी अवाम अमन, भाईचारे और बाहमी एहतराम पर यकीन रखते हैं और इस तरह के हमले मुल्क के सियासी और माशी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मौके पर उन्होंने मौसम सरमा का भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ की सियाहत जो है वो पटरी पे आ रही हैं। लेकिन अहम सवाल एक है, अहम सवाल ये है कि जो लोग कश्मीरी लोगों पे, कश्मीरी शाल फरोशों पे, कश्मीरी मजदूरों पे हमला करते हैं, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान बताता है कि आप अपने मुल्क में भाईचारे को ख़त्म कर दो? क्या ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में इत्तेहाद ना हो? क्या ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसे लेकर मुल्क में नफरत फैलाते हैं? और क्या अब पाकिस्तान हमारे शहरियों को पैसे देके, उनको उकसा के, उनको बोलता है कि आप अपने मुल्क में दंगे कराओ मजहब के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे, रिजन के नाम पे? और अगर ये हैं तो हालात बहुत खराब हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल आज एक सही पैगाम, एक अहम पैगाम दिया है पूरे मुल्क को दिया है कि आपको नफरत फैलाने वालों के साथ खड़ा नहीं होना है, बल्कि उनके खिलाफ खड़ा होना है। और उनको यह पैगाम दिया है कि भाईचारा जब तक भारत में रहेगा तब तक हमारा दुश्मन कभी जीत नहीं सकता। पहले सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, उस पर मजीद बात करेंगे बाद में। नया साल शुरू हो गया है। अल्लाह ताला बारिश और बर्फ भेजे, हम लोगों की मुश्किलें कम हो जाएं और अमन आए हमारे वतन में। नया साल शुरू हो रहा है, अल्लाह करे कि पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो जाए और हम इन मुश्किलों से निकल आए। फारूक साहब, ये खालिदा जिया का भी इंतकाल हो गया सर। जी हाँ, मुझे खुशी है कि हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर वो वहाँ गए और उसमें शिरकत की। अच्छा है, बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है और हमें उस दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाना है, मजबूती देनी है। फारूक साहब, जो कश्मीर के शॉल डीलर्स हैं उनको बाकी स्टेट्स में पीटा जा रहा है सर, आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर? जनाब, ये हमारी किस्मत है। कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही कुछ और है, वो हिटलर की उन चीज़ों में चल रहे हैं, चाहते हैं कि हिटलर का निज़ाम यहाँ पे शुरू हो। हिटलर गायब हो गया, खुद अपने आप को गोली मार दी। इंशाअल्लाह वहाँ नाज़ीज़म ख़त्म हो गया। यहाँ भी आएगा वक्त जब ये जो कट्टरपंथी हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कश्मीरी में ट्रांसलेट किया गया है। सो नहीं, पहले से ट्रांसलेटेड है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप बहुत यंग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी साल से कश्मीरी में ट्रांसलेट हुआ है। नया साल शुरू हो गया है, अल्लाह ताला बारिश और बर्फ भेजे, हम लोगों की मुश्किलें कम हो जाएं और अमन आए हमारे वतन में। नया साल शुरू हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है? दो टुक अल्फाज पूरे मुल्क के लिए, नफरत का बाजार हम गर्म होने नहीं देंगे। और याद रखिए हमने पूरे मुल्क को हमेशा हुब्बुल वतनी सिखाई है, कश्मीर में सिखाई है। कश्मीर ने पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को सिखाया है भाईचारा किसे कहते हैं, अमन किसे कहते हैं, और दहशत गर्दों के खिलाफ, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ किस तरीके से खड़ा होना होता है। और आज एक बार फिर पूरा कश्मीर, एक बार फिर पूरे मुल्क को सिखाएगा कि नफरत के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं। और ये नफरत फैलाने वो वाले लोग जो होते हैं उनके कई फायदे होते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं या किसी और मुल्क से पैसे मिलते हैं, कुछ का सियासी फायदा होता है। कोई शख्स जो जिंदगी भर इलेक्शन नहीं जीत सकता, कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकता, वो भी कोशिश करता है कि मजहब के नाम पे इलेक्शन जीत ही ले।
लेकिन कश्मीर एक बार फिर पूरे मुल्क को पैगाम दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला पूरे मुल्क को एक पैगाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें ऐसे अनासिर से, ऐसे मुल्क दुश्मनों से खबरदार रहना है, खबरदार रहना है। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे और दो टोक अल्फाज में बेलाग सवाल उठाए। कश्मीरी शाल फरोश पर हमले हो रहे हैं, क्या रोजगार के लिए निकलना कश्मीरी ताजिर अब महफूज नहीं है? क्या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शिनाख्त एक जुर्म बन चुकी है या इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है कुछ लोगों की जो पूरे मुल्क में शिनाख्त, मजहब, जात पात के नाम पे मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं, लोगों में फूट डालने की कोशिश करते हैं। और कौन हैं ये लोग? कौन हैं ये लोग जिन्हें पता है कि उन्हें कोई सुनेगा नहीं, लेकिन हां, अगर उन्होंने नफरत फैलाई मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पे, जात पात के नाम पे, तो उन्हें सुना जाएगा। कौन ये कमजोर लोग हैं? कौन ये कमजोर लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन आज सोशल मीडिया पे आने के लिए, आज अपना नाम लोगों में बनाने के लिए नफरत को बेचते हैं? और वो लोग कौन हैं जो इस नफरत को खरीदते हैं? पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। जो लोग अपना काम करते हैं दिन भर और शाम को आराम करते हैं, वो लोग भी नहीं होंगे। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, अपने मजहब की भी किताब नहीं पढ़ी, और बस दिन भर सोशल मीडिया पे देख लेते हैं क्या कुछ आया और वहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हैं सोशल मीडिया से। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी। आज एक अहम बयान और पैगाम पूरे मुल्क के लिए फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर से दिया। ठीक है, लगता है उनसे मेरा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया, जैसे ही जुड़ेंगे उनसे बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी शाल फरोशों पर हमले हो रहे हैं। ये लोग सयाह नहीं, ये लोग सियासतदान नहीं, ये वो लोग हैं जो सर्दी में शाल बेचकर अपने बच्चों की फीस, अपने घर का किराया और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। इन पर हमला होता है और हम सब इसे एक छोटी खबर बना देते हैं। आज फारूक अब्दुल्ला ने इन हमलों पर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी शाल फरोशों को निशाना बनाना नफरत फैलाने की एक कोशिश है। सोचने की बात यह है कि क्या किसी रियासत से किसी को मशकूक बना देता है? क्या रोजगार की तलाश अब खतरा बन चुकी है? कश्मीरी शाल फरोश अक्सर अकेले होते हैं, छोटे कमरों में रहते हैं, बाजार बंद होने के बाद अपने ही खौफ के साथ सोते हैं। जब इन पर हमला होता है तो सिर्फ जिस्म जख्मी नहीं होता, एतमाद भी जख्मी होता है। हम अक्सर कहते हैं ये चंद शरपसंदों का काम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शरपसंद हर बार कश्मीरी को ही क्यों ढूंढ लेते हैं? क्या नफरत का रुख इतना वाज़ा हो चुका है? ये शाल फरोश किसी नज़रिए की तशहीर नहीं करते, ये सिर्फ शाल बेचने जाते हैं। फिर भी इनसे शिनाख्त पूछी जाती हैं, लहजे से पूछा जाता है और बाज़ औक़ात तशद्दुद से जवाब लिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी लोग अमन और भाईचारे पर यकीन रखते हैं। शायद यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। ये हमले सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं, ये सवाल है कि इस मुल्क में कमज़ोर के लिए कितनी जगह बची है। अगर आज खामोशी रही तो कल बाजार में सिर्फ शाल नहीं, खौफ भी बिकेगा, और खौफ कभी किसी मुल्क को गर्म नहीं रखता। और जब हम इस नफरत की बात करते हैं, इस बाजार की बात करते हैं, यह भी एक सीधी सी बात है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नफरत से फ़ायदा मिलता है? कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में भाईचारा ना रहे? पुलिस कार्रवाई के बावजूद शुमाली हिंद में कश्मीरी शाल फरोशों की हिरासत जारी है। पुलिस कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद कश्मीर के शाल फरोश शुमाली हिंद की मुख्तलिफ रियासतों में अब भी खौफ और दहशत के साये में हैं और इन्हें धमकियों और हरासा का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दावा किया कि ऐसे वाक़ात मुतल्लिक़ा रियासतों के साथ उठाए गए, ताहम ज़मीनी हालात शाल फरोशों के लिए बदस्तूर तशवीशनाक बने हुए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने बताया कि जहां
जहां कश्मीरी शाल फरोशों के साथ बदसलूकी करने के वाक़ात पेश आए हैं, वहां की हुकूमतों से बात की गई। उनके मुताबिक बाज़ रियासतों में पुलिस ने शरपसंद अनासर के खिलाफ FIR दर्ज की और शाल फरोशों की हिफाजत के लिए इकदाम भी उठाए। इसी दौरान हरियाणा के फतेहाबाद से एक और अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, जहां गर्म मलबूसात फरोख्त कर रहे एक कश्मीरी नौजवान को धमकाया और हिरासा किया गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर कोहमानी के मुताबिक नौजवानों को जबरदस्ती भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। इनकार करने पर उनकी गर्दन पकड़कर गला दबाया गया और इसके शदीद और ज़लत आमेज सलूक किया गया। सर्दियों के मौसम में जब वादी में रोजगार के मौका कम हो जाते हैं तो सैकड़ों कश्मीरी मजदूर कारीगर रोजी रोटी कमाने के लिए शाल, मखसूस कश्मीरी कढ़ाई किए हुए कपड़े लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली वगैरह का रुख करते हैं। ये सिलसिला गुज़श्ता कई दहाइयों से चला आ रहा है। फतेहपुर के हालिया वाक़ा एक ऐसे वक्त में पेश आया जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसी नौइयत के कई वाक़ात पहले ही रिपोर्ट हो चुके हैं। कुफवारा से ताल्लुक रखने वाले शाल फरोशों के एक ग्रुप ने बताया कि हरियाणा में 3 मकामी बाशिंदों ने इन्हें काम न करने की धमकी दी। अब्दुल हद खान नामी एक मकामी शाल फरोश का कहना है कि वो 17 बरस से हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, लेकिन पहली बार उसे इस कदर खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा। मुतासरा शाल फरोशों ने एक वीडियो जारी करते हुए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। वीडियो में शाल फरोश कहते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं, हम पिछले 20 बरस से रोजी रोटी के लिए यहाँ आते हैं और अपील करते हुए देखे जा सकते हैं। शाल फरोशों का कहना है कि इन पर नकाब पोश अफराद ने हमला किया और फरार हो गए। एक और शाल फरोश आशिक अहमद ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने इन्हें इलाका छोड़ने की धमकी दी, हालांकि इनके पास पुलिस की बाज़ाब्ता इजाज़त मौजूद है। मुतासर ग्रुप का कहना है कि वो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता 20 बरस से पुरअमन तौर पर अपना कारोबार कर रहे हैं। नासिर कोहमी के मुताबिक रवा साल हिमाचल प्रदेश में ये 17वां ऐसा वाक़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी ताजरों को बार बार डराया जा रहा है, उनका सामान तोड़ा जा रहा है और इन्हें कारोबार से रोका जा रहा है, जो एक इंतहाई खतरनाक रुझान की निशानदेही करता है। उन्होंने मरकजी हुकूमत और मुतल्लिक़ रियासतों से मुतालबा किया कि कश्मीरी ताजरों के खिलाफ जारी इस खौफ के माहौल का खात्मा किया जाए। इन वाक़ात के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग FIR दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के SP संदीप दावल ने कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि अगर मुल्क में ऐसी ही नफरत जो है मजहब शिनाख्त के नाम पे चलती रही तो बताइए मुल्क को कौन चला रहा है, हुकूमत या फिर नफरत? हम कहते हैं कि कानून की बालादस्ती है, और कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि कोई शख्स कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन क्या हमारे मुल्क में अब जंगल राज नज़र आ रहा है? क्या कुछ रियासतों में जंगल राज नाफिज हो चुका है, जहां पुलिस और दीगर एजेंसियां काम नहीं करती, बल्कि कुछ गुंडे लोग जो हैं एक दूसरे पर हमला करते हैं, मासूम लोगों पर हमला करते हैं? इससे पहले हमने सुना था कि मुल्क के दीगर रियासतों में रेप केसेस होते हैं, FIR दर्ज नहीं होती। हाल ही में आप जानते हैं BJP का एक लीडर, उसे भी हाई कोर्ट ने कहा था कि इसे छोड़ दो। लेकिन उसे बाकी जो जराइम की हम बात करते हैं तो हमने सुना था कि कौन से रियासत में सबसे ज़्यादा जराइम होते हैं, असमत दरी के केसेस होते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि अब क्राइम जो है वो दहशतगर्दी की तरफ रुख कर रही है। वो लोग जो मुल्क को और मुल्क के भाईचारे के खिलाफ काम करे वो दहशतगर्द ही होंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। UAP की डिफिनेशन उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा है कि कोई भी शख्स जो मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के खिलाफ काम करे। तो ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, मुल्क के इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं, इनके पीछे कौन है? क्या अंदरूनी ताकतें हैं या बैरूनी ताकतें हैं? हमें खबरदार रहना होगा क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हमले गुजरात में करवाए, मुंबई में करवाए, दिल्ली में करवाए। तो क्या वो पाकिस्तान अब यहाँ हमारी ही शहरियों को पैसे देके, लालच देके उनको कह रहा है कि आप वहाँ पे आपस में फूट डालो, मजहब के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे, रियासत के नाम पे, ज़ुबान के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, शिनाख्त के नाम पे? और ये जो हो रहा है मुल्क के लिए काफ़ी ख़तरनाक है
اور یہی پیغام جو ہے آج فاروق عبداللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر ہمیں اس سب کو روکنا ہے، اور انہوں نے اس سوچ کو کہا کہ یہ ہٹلر والی سوچ ہے. ہٹلر جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جیوز کو کس طریقے سے ان کا جینوسائیڈ کیا، اور جو ہٹلر کے ساتھ اس وقت لوگ تھے وہ ہٹلر کے ساتھ کھڑے تھے اور ہٹلر کو کہہ رہے تھے جو آپ کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو. اور اس وقت کے جو لوگ تھے جرمنی میں وہ بھی ہٹلر کی واہ واہ کر رہے تھے، اور اس وقت کا میڈیا بھی ہٹلر کی واہ واہ کر رہا تھا، اور ہٹلر کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہو رہا تھا اس کے اپنے لوگوں میں، اس کے اپنے میڈیا میں. لیکن آج پوری دنیا جو ہے اگر کسی کو گالی دینے کی کوشش کرے اور بتا دے کہ آپ سب سے ذلیل انسان ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ہٹلر ہو. یعنی تاریخ اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ جو نفرت کے نام پہ کسی پہ حملہ کرے، ذات پات کے نام پہ، شناخت کے نام پہ، زبان کے نام پہ حملہ کرے، تاریخ میں ہمیشہ وہ ایک ولن ہی مانا جاتا ہے. اور یہ لوگ جو آج نفرت کے نام پہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کشمیری شال فروشوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں کاروبار نہ کریں، میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا کوئی حق نہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ملک کے کسی بھی شہری کو کہے کہ وہ پبلک پراپرٹی سے نہ گزرے، راہ عام سے نہ گزرے. آپ کا کوئی حق نہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں جرم کر رہے ہیں. آپ کے خلاف آپ کی ریاستوں میں کچھ ایف آئی آر درج ہو چکے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جائے گا؟ کیا اس بات کی جانچ نہیں ہونی چاہیے کیا ان لوگوں کے پیچھے کہیں پاکستان تو نہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی دنگے ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ، ذات پات کے نام پہ، شناخت کے نام پہ، اس کے پیچھے ہمیشہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ہی نظر آیا. تو کیا پاکستان اب بہت بڑی کھیل کھیل رہا ہے ہندوستان کے خلاف؟ کیا وہ یہاں کے شہریوں کو پیسے دے کے، لالچ دے کے، انہیں اپنا ایجنٹ بنا کے اب ملک کے دیگر ریاستوں میں ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے، اور اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے، دائرہ وسیع ہونا چاہیے. اور دو ٹوک الفاظ میں جو کشمیر سے آج پیغام گیا ہے پورے ملک کے لیے وہ یہ ہے کہ آج ہم نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی بات پھر سے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے 1947 میں انڈیا پاکستان دونوں میں دنگے ہو رہے تھے، مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو کاٹا جا رہا تھا، لیکن پرامن کوئی جگہ جو تھی وہ صرف کشمیر رہا. اور کشمیر سے ہی آج ہم یہ پیغام دہرا رہے ہیں پورے ملک کے لیے، بھائی چارے کا، اتحاد کا اور ملک کو مضبوط بنانے کا. حالیہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کئی ہفتوں سے آغا روح اللہ، یا یوں کہیے کہ پچھلے ایک سال سے آغا روح اللہ اور نیشنل کانفرنس کے درمیان دراڑ نظر آئی. اور اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس نے جہاں انہیں ایک اہم میٹنگ میں بھی طلب نہیں کیا، وہیں پہ آغا روح اللہ نے حالیہ دنوں کہا تھا کہ میں طلباء کے ساتھ، اوپن میرٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ بیٹھ کر وہیں پہ احتجاج کروں گا جہاں ہم نے پچھلے سال کیا تھا. یعنی وہ بات کر رہی تھی 2024 کی، جب انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے رہائش گھر کے باہر بلواڑ پہ جو ہے گپکا روڈ پہ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا طلباء کے ساتھ، لیکن انہیں پھر بعد میں جو ہے ڈیٹین کیا گیا، ہاؤس اریسٹ رکھا گیا. اب آج اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کل ماحول کیا ہے؟ کیا آج بھی آغا روح اللہ نیشنل کانفرنس سے ناراض ہیں، یا کیا نیشنل کانفرنس آج بھی جو ہے آغا روح اللہ سے ناراض ہیں؟ اس سلسلے میں آغا روح اللہ کے بارے میں آج چودھری رمضان نے بات کی. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس میں کوئی اختلاف نہیں، آغا روح اللہ کے خلاف کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. چودھری رمضان جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اختلافات صرف طریقہ کار ہیں. نوجوان رکن پارلیمان تیزی چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ داخلہ امت شاہ نے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جلد ملاقات کرنے جائیں گے. اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ سری نگر سے
जो हैं ये खबर सामने आई है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पे जो है ये बातें हुई। राज्यसभा रुकन पार्लिमान चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने वाज़ा किया कि पार्टी में किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ या दरार मौजूद नहीं और रुकन पार्लिमान आगा सईद रुल्ला पार्टी या इसकी क़यादत के खिलाफ नहीं है। मीडिया के साथ बात करते हुए चौधरी रमज़ान का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुत्तहिद है और अपने सियासी मकासद पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अगर कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ तरीक़ाकार का है, नियता मकसद का नहीं। चौधरी रमज़ान ने बताया कि आगा रुल्ला नौजवान हैं और चाहते हैं कि मामला तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन बाद सियासी और इंतज़ामी उमूर को वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि हालिया पार्लिमानी इजलास के दौरान उनकी आगा रुल्ला से मुलाकात हुई, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर पार्टी और क़यादत के साथ हम ख्याल नजर आए। उनका कहना था कि आगा रुल्ला के अहदाफ वही हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फ़र्क सिर्फ अंदाज और रफ्तार का है, न कि सिमत का। चौधरी रमज़ान ने इस मौके पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त मरकज़ी वज़ारत दाखिला अमित शाह को पेश की जा चुकी हैं। उनके मुताबिक वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई है कि पार्टी के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी जल्द अमित शाह से मुलाकात करेंगे ताकि दीगर मुतल्लिका उमूर पर तफसीली बात की जा सके। मरकज़ की जानिब से ताख़िर के सवाल पर चौधरी रमज़ान ने कहा कि मुलाकात को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, ऐसे मामलात में वक्त लगता है और ताख़िर का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। उन्होंने बताया कि वज़ारत दाखिला की मशावरती कमेटी का एक इजलास पोर्ट ब्लेयर में मुनक़द होने जा रहा है, जिसपे वो बतौर रुकन शिरकत करेंगे और अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। पार्टी तंजीम के हवाले से बात करते हुए चौधरी रमज़ान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान पूरे जम्मू कश्मीर में मुतहरिक हैं, ताहम मज़ीद राब्ता और आवाम तक पहुँचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो दूर दराज इलाकों का भी दौरा करेंगे ताकि ज़मीनी सतह पर कारकुनों के मसाइल को समझा जा सके। आखिर में चौधरी रमज़ान ने इस अज़म का आदा किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर सतह पर मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद कुछ यूं कहा। ये है उसके दिल में। हाँ, इतना है कि मामला जो है उसका वो चाहता है कि इन मामलों को कैसे अप्रोच करें, उसका अलग से है, हमारा अलग से है। बाकी सब वही चाहते हैं, जो लीडरशिप चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं। नहीं, रिफ्ट नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है। ये अप्रोच की बात है। आगा रुल्ला साहब खिलाफ नहीं है, उनका अप्रोच जो है वो अप्रोच में फर्क है। मकसद तो एक ही है, मकसद उसका भी यही है, हमारा भी वही है मकसद, लेकिन अप्रोच की फर्क है। आगा रुल्ला साहब उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, यंग है, नौजवान खून है उसके रगों में, गर्म खून है। वो चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आपको खुद मालूम है कि सियासत में कैसे क्या मामलात होते हैं, कौन सी दुश्वारियां होती हैं। तो बाकी अप्रोच की फर्क है, वो कोई मजबूत कम करने की इंशाल्लाह ताला काम हो जाए, क्यों नहीं हो जाएगा। आगा साहब से मिलते रहते हैं, वो भी हमारे पास आता है, हम भी उसके पास जाते हैं, हमारी मीटिंगें अक्सर होती रहती है। बल्कि पार्लियामेंट का ये जो सेशन था, कोई 14 दिन का सेशन था, उसमें तो काम करने का सिर्फ 7-8 दिन ही आए, बाकी तो छुट्टियां थी, तो हम अक्सर मिले। तो वो मुझे नहीं लगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ उसका कोई ये है उसके दिल में। हाँ, इतना है कि मामला जो है उसका वो चाहता है कि इन मामलों को कैसे अप्रोच करें, उसका अलग से है, हमारा अलग से है। बाकी सब वही चाहते हैं, जो लीडरशिप चाहते हैं वो भी वही। गांधरबल में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र VPN सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं। इस सिलसिले में ANA न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक गांधरबल पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर ज़िला भर में VPN सर्विस के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से आवाम के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई। पुलिस के मुताबिक ये फैसला ज़िला मजिस्ट्रेट गांधरबल की हिदायत पर अमल करते हुए किया गया। ये अहकामात 31 दिसंबर 2025 को जारी किए गए, जिनके तहत एहतियाती और हिफाजती इक़दाम के तौर पर VPN सर्विस के इस्तेमाल को वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यह कदम अवामी तहफ़्फ़ुज़, साइबर सिक्योरिटी और ज़िला में अमन व क़ानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। हुक्काम के मुताबिक VPN सर्विस के मुमकिन गलत इस्तेमाल से सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पाबंदी नाफिज की गई है। आवाम से सख्ती के साथ अपील की गई है कि वो पाबंदी के दौरान तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आलात पर VPN सर्विस के इस्तेमाल से गुरेज करें।
पुलिस ने वाजा किया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आखिर में गांदरबल पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि अमन, सिक्योरिटी और अवामी मफाद के पेश नज़र जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। पोस्ट में एलओसी के करीब मुश्तबा ड्रोन सरगर्मी और सिक्योरिटी फोर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। इस सिलसिले में एनए न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा ड्रोन सरगर्मी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुक्काम ने एनए न्यूज़ को बताया कि खुफिया इतलात मौसूल होने के बाद शुबा जाहिर किया गया कि सरहदी इलाके में किसी ड्रोन के जरिए फिजाई सरगर्मी अंजाम दी गई है, जिसके पेश नज़र फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इतलात मिलते ही भारतीय फौज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीमें मुतहरिक हो गईं और इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। मुश्तरका टीमों ने हसास और कमज़ोर मकामात को घेरे में ले लिया और ज़मीनी सतह पर बारीक बीनी से तलाशी लेनी जारी कर दी, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ड्रोन के जरिए कोई मुश्तबा मवाद गिराया गया या नहीं। एहतियाती इकदाम के तौर पर इजाफी नाके कायम कर दिए गए हैं, जबकि अगले मोर्चों में निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राया ने एनए न्यूज़ को बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ फोर्सेस को हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि ड्रोन को सरहद पार सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाने के खदशात मौजूद है। ताहम बताया जाता है कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। के आगाज पर महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपये महंगा, घरेलू गैस की कीमत बरकरार। नए साल 2036 के आगाज के साथ ही कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा झटका सामने आया। श्रीनगर समेत पूरे मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इजाफा कर दिया, जो 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो चुका है। ये नई कीमतें होटलों, रेस्तरां, ढाबों और दीगर कारोबारी इदारों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर्स पर लागू होंगे। ताहम 14 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिससे आम सार्फिन को पूरी राहत मिली है। हुक्काम के मुताबिक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर माह की पहली तारीख को एलपीजी कीमतों का जायजा लेती हैं। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है। कीमतों का तयीन आलमी खाम तेल की सूरत में मुल्क की पैदावार, नकलो हमल के अखराजात और मुतबाला में उतार चढ़ाव और दीगर मार्केट अवाम को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफे से होटल, रेस्तरां और सर्विस सेक्टर पर दबाव बढ़ने का इम्कान है। कारोबारी हल्कों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती लागत से आने वाले दिनों में अशाई खुर्दोनोश की कीमतों में और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन के लिए ये राहत की खबर है कि 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत पूरे मुल्क में फ़िलहाल बरकरार रखी गई है। हुक्काम का कहना है कि इस फैसले का मकसद आम घरेलू सार्फिन को महंगाई के बोझ से बचाना है। सरहदी इलाका ओडी में स्मार्ट मीटरों के मामले पर आवाम शदीद परेशान नजर आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में आज भी लकड़ी के खंभों पर तरसीली लाइनें मौजूद हैं। इसके बावजूद महकमा बिजली आवाम को स्मार्ट मीटर नस्ब करवाने पर मजबूर कर रहा है। आवाम का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ने स्मार्ट मीटर नस्ब करने का फैसला कर ही लिया तो इस पर कोई एतराज़ नहीं, ताहम इससे कबल कम से कम लोहे के मजबूत खंभे नस्ब किए जाएं ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। आवाम ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि जो कंपनियां स्मार्ट मीटर नस्ब कर रही हैं वो सार्फिन से केबल की
इजाफी रकम भी तलब कर रही है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और आवाम को मज़ीद मुश्किलात में न डाला जाए। इस मौके पर मकामी लोगों ने इन्हें न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ यूँ कहा। फारूक अहमद मीर है। हमारा ये मकसद है कि जो गवर्नमेंट ने जो अब मन बनाया है मीटरिंग का, हम उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है जहाँ पोलों की कमी है वहाँ पहले पोल लगाए, उसके बाद केबलिंग करें आप, क्योंकि आप बिना पूछे पाछे ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका ट्रांसफार्मर इसमें तेल है नहीं, 250 kV दूसरी तरफ या ट्रांसफर उसका हर रोज़ कोई ना कोई बुश कोई ना कोई सिस्टम जल रहा है। पहले तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक कीजिए, उसके बाद आप मीटर लगाएं, हम आपके साथ हैं, हम हेल्प करेंगे। लेकिन मुसीबत ये है अगर यहाँ वायर जो है ये हर रोज़ एक रोज़ के बाद जल जाती है, आप ऊपर से हमें मीटर लगा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई पोल है वहाँ पर एक गरीब है, इसको केबल लानी है, आप उसको बोल रहे हैं आप पैसा दीजिए हम आपको केबल देंगे। भाई ये जुल्म नहीं और क्या है। मैं इस बंदे को क्या बोलूँ जिसको खाने के लिए कुछ है नहीं, मैं इसको बोलूँ कि आप खाइए पहले घर में या मीटर के लिए केबल लाइए। मैं इस बुजुर्ग को क्या कहूँ जिसके पास मकान है नहीं, मैं इसको ये बोलूँ कि आप पहले मीटर लगाइए, पहले तार खरीदिए, फिर आपका पावर चलेगा। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हमारी ये बस आखिरी बात ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से और डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट अगर यहाँ मीटिंग कर खुद आइए, सामने आइए, वो छुपा छुपी का खेल क्यों खेलता है। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मारूम मोहम्मद से साकरे मौजा मानगांव का तहसील बोनियार का। बात तो ये है हम गरीब लोग हैं, यहाँ पर हमें रहने की गुंजाइश नहीं है, हम बहुत मुश्किल हाल में हैं। हमको खाना बनता नहीं है तो हम मीटर कहाँ लगाएंगे, तो हमारा मतलब दिन दिहाड़ी कैसे निकलेगी। गवर्नमेंट को सोच विचार करना चाहिए कि हम दिन से दिन मतलब पीछे ही होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम ये 1040 रुपये के हिसाब से बिजली फीस अदा करते थे, वो भी मुश्किल से अदा करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए हर सतह पर हमारा कोई ख्याल रखना और हमारी तरफ तवज्जो देना और हमारा कोई सोच विचार करना। क्यों, इससे अलावा हम क्या बोल सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। जनाब कहीं अफसोस जनाब मुझे हाँ मई मीटर लगा हच पोल पे मीटर लगा जब 7 फुट पोल दूर 600 पोल तम जब कत अनो तार पत लगो पस घर तम जनाब या अस गए जनाब अगर अग्रीमेंट कर मीटर तक लागन जनाब अस ग 600 पोल बे गस मकान तम तार आस बस केबल गई आप फैसले से खुश हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि पहले जो है वो आप वायरिंग करें, डिपार्टमेंट कम से कम जो पोल है वो लगाए, पोल लगाए मकान में, उस मकान के सामने पोल लगाओ तो वो तो मीटर लगाओ। लेकिन 100 फुट दूर पोल है तो मीटर कहाँ लगाएंगे, कहाँ से लगेगा मीटर। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं, हम गरीब लोग हैं, लिहाजा अगर आप मीटर लगाते तो तार दे दो, तार हमको जो पोल लगाओ तार दे दो, मीटर लगाओ बस। सर हमारा कहना यह है कि हम मुतालबा कर रहे हैं कि यह जो ट्रांसफार्मर से केबल लगानी है पहले केबल लगाएं, तो पोल लगाएं, फिर अगर मीटर लगाना है तो लगा दीजिए। तो हम मीटर के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन पहले हमें पोल चाहिए और वो भी चाहिए अपने सहन में। हम दूर से कहाँ से हम मीटर को ख्याल रख सकती हैं कि वो मीटर लगाते हैं जब 5-6 घर के सामने एक मीटर लगाते हैं। तो हमें अपने अपने सहन में मीटर लगाना चाहिए और पोल लगने चाहिए। भारत सिक्योरिटी फोर्सेस अखनूर ने नए साल के मौके पर कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा कि हम अपनी जानिब से और पूरी बीएसएफ फैमिली की तरफ से मुल्क के तमाम शहरियों को नए साल की दिल की मुबारकबाद पेश करते हैं और ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बीएसएफ पूरी चौकसी, जिम्मेदारी और लगन के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। सरहद की हिफाजत अवलीन तरजीह है और हर चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बीएसएफ के एक एहलकार ने मजीद कहा कि मुल्क की सलामती के लिए बीएसएफ के जवान हर वक्त मुस्तैद है और आवाम के अमन तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खदमत पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखे हुए हैं। उस मौके पर उन्होंने पूरे मुल्क के नाम जो है मुबारकबाद पेश करते हुए कुछ यूँ कहा।
हम ठंड और धुंध की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती हमारे को, क्योंकि हमारा अभ्यास इतना हो चुका होता है कि हम ठंड को और धुंध को और बरसात को और गर्मी को आसानी से सहन कर लेते हैं। इसका हमारे पास काफ़ी कठिन परिश्रम होता है, जिसी के आधार पर हमारे जवान सभी ढल जाते हैं और काफ़ी हम स्पेशल इक्विपमेंट की सहायता से धुंध के अंदर देख सकते हैं। पेट्रोलिंग वगैरह लगाकर हम इलाके को अच्छी तरह से डोमिनेट कर लेते हैं। नए साल की सर जो अब नया साल आ रहा है तो उसमें शुभकामनाएं देशवासियों के लिए कुछ खास? देशवासियों के लिए नई साल की यही शुभकामनाएं हैं। यही कहना चाहते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षा बल जब तक बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है तब तक हमारा देश सुरक्षित है, और हमारा देश से यही कहना चाहता हूं कि हमारे देशवासी सभी नई साल को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारी दिक्कत है वो मौसम ही है। दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमें रात के टाइम पे दिखाई देना कम हो जाता है, तो उसके लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं। बाकी हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं, उसके थ्रू निगरानी रखते हैं हम बॉर्डर पे। देखा जाए पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो लगातार नापाक हरकतें करता है, तो ऐसे में इस विजिबिलिटी में आप अगर दुश्मन जो आतंकी हैं उनको ढेर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती हैं? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं हम। बीएसएफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ यहाँ पे हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यहीं से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, और आप मातृशक्ति जो है उसी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो क्या फिर से वैसा ही करारा जवाब दिया जाएगा उसी इंटेंसिफाई जरिए? जी, उसी तरह नहीं बल्कि उससे बढ़ के करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। बीएसएफ यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर वो कोई और ऑपरेशन हो, बीएसएफ यहाँ पे सारे जवाब देने के लिए तैयार है। एक दहशतगर्द हमले के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं होती है कि किसी बेगुनाह शख्स को मारा जाए, बल्कि उसके पीछे कई जो है प्लानिंग होती है, जैसे कि कौम में खौफ, भाईचारा कम करना है, खौफ जो है उसको बढ़ाना है, और साथ ही में ये पैगाम भी होता है कि जो हिंदुस्तान की माशियत है, समाजियत है, अखलाकियत है, सिविलाइजेशन है, उसको तार तार किया जाए। लेकिन हमेशा जो मकामी लोग हैं उनकी कोशिश रही है हमेशा से कश्मीर में कि वो दहशतगर्दों के जो प्लान्स होते हैं उन्हें कामयाब होने ना दे। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि जो दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में 2024 अप्रैल में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सयाहत को काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, सयाहत कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। बस अब यहाँ के लोगों का जो है सिविलाइजेशन बन चुकी है कि हम हमेशा सयाहों को अपना मेहमान मानते हैं और उनकी मेहमान नवाजी में यकीन रखते हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे दहशतगर्दाना हमला हुआ था जो पाकिस्तान ने करवाया था, उसके बाद यहाँ के लोगों ने पूरे मुल्क को बताया था कि आप के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। दहशतगर्दों के जो मंसूबे हैं उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इस खौफ को मिटाया जाएगा। और पहलगाम में खौफ की धुंध छटने लगी। विंटर फेस्टिवल से सयाहती बहाल की उम्मीदें रोशन हो गई है। कश्मीर की सयाहत से जुड़ी एक उम्मीद अफजा खबर जो है हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में शामिल पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पैदा होने वाली खौफ और बेयकीनी की फिजा अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती दिखाई दे रही है। इस हमले ने न सिर्फ सयाहती सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया, बल्कि होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स, टूरिज्म गाइड, घोड़े बानों, दुकानदारों और दीगर छोटे कारोबारी तबके को भी बड़े माशराती दबाव का सामना करना पड़ा। ऐसे मुश्किल हालात में विंटर फेस्टिवल 2025 को पहलगाम में सयाहत की बहाली की जानिब से एक अहम और हौसला अफजा कदम करार दिया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि इस फेस्टिवल का मकसद सिर्फ तफरी नहीं बल्कि खौफ की फिजा को ख़त्म करके एतमाद बहाल करना और सयाहों को ये पैगाम देना है कि पहलगाम एक महफूज और पुरअमन सयाही मकाम है। विंटर फेस्टिवल के दौरान सकाफती प्रोग्राम्स, कश्मीरी मौसीकी, मकामी दस्तकारों की नुमाइश, रवायती पकवान और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों ने सयाही और मकामी लोगों की तवज्जो हासिल की। इसके नतीजे में होटलों में बुकिंग बढ़ी, टैक्सेस और सफरी सहूलियात की मांग में इजाफा हो और मकामी मसनूआत की फरोख्त को भी तक़वियत मिली। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर नसरुल्लाह हिलाल ने इन्हें न्यूज़ को बताया कि सयाहत के फ़रोग के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। विंटर कार्निवल ने तवक्का से बढ़कर मुस्बत किरदार अदा किया और आने वाले वक्त में स्नो फेस्टिवल के इनेकाद का भी मंसूबा है ताकि मज़ीद सयाहों को मुतवज्जह किया जा सके। ताहम घोड़ेबान तबका
اب بھی کچھ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا لیکن کئی مقامات پر گھوڑے چلانے پر پابندی کے باعث ان کے روزگار مکمل طور پر بحال نہیں ہو پایا۔ دوسری جانب سیاحوں کا کہنا ہے کہ خوف کبھی شوق پر غالب نہیں، اور نئے سال کی تقریبات کے لیے پہلگام آنے والے سیاحوں نے واضح کیا کہ کشمیر کی خوبصورتی، مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور پرسکون ماحول تمام خدشات کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ونٹر فیسٹیول 2025 کو پہلگام میں سیاحت، روزگار اور مقامی معیشت کی بحالی کی جانب ایک مثبت اور بروقت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو درست حکمت عملی کے ساتھ جاری رہا اور آنے والے دنوں میں مزید بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بھول جائیے 2026 میں آپ داخل، شکریہ سر آپ کا۔ ہاں ایز کا سب ڈویژنل مجسٹریٹ قاسم ملک صاحب، گورسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں اس کے لیے۔ ہمارے ساتھ سہیل صاحب بھی ہیں، سہیل صاحب کے اعزاز میں سینیٹیشن کا امپورٹنٹ رول، ان کے اعزاز وی آر گریٹفل ٹو یو۔ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیکن آج ڈانس بھی کرنا ہے، لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے، لیکن کہ سب سے پہلے مسلمان میئر جو ہیں زہران ممدانی، انہوں نے حلف اٹھا لیا اور ایک تاریخی مینہٹن کے ایک تاریخی سب اسٹیشن پہ انہوں نے جو ہے یہ حلف اٹھا لیا اور مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر جو ہے انہوں نے حلف لے لیا۔ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ ممدانی نے مینہٹن کے ایک تاریخی سب وے اسٹیشن پر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جمعرات کے روز ہی دوپہر کے وقت 1 بجے سٹی ہال میں ایک عوامی تقریب میں ممدانی دوبارہ بہت ہی شاندار روایتی انداز میں حلف اٹھائیں گے۔ این این نیوز وادی کشمیر کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹی وی نیوز چینل این این نیوز وادی کشمیر کی پہلی اور واحد اپنی ٹی وی نیوز چینل میں مدثر یعقوب چاہوں گا آپ سے اجازت۔ این این نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے آیا چاہتا ہے دلی اسٹوڈیو سے خاص پینل ڈسکشن جس میں شامل رہیں گے کئی سیاستداں۔ مجھے دیجیے اجازت، میں مدثر یعقوب، این این نیوز وادی کشمیر کی اپنی آواز۔ خدا حافظ۔